नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी बीजेपी में मची भागम भाग की, कांग्रेस के महिलाओं पर दांव की, जानेंगे गोवा में क्यों बढ़ी बीजेपी की मुश्किल, पंजाब में कैसे बढ़ी आपकी परेशानी, आखिर में बात करेंगे जनता पर बड़े दोहरे बोझ की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अयोध्या से सीएम योगी की उम्मीदवारी पर लगी बीजेपी चुनाव समिति की मोहर। राम मंदिर निर्माण की लहर में योगी अयोध्या से लड़ेंगे यूपी विधानसभा का चुनाव। चुनाव से ठीक पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। चंद्रशेखर कर सकते हैं सपा के साथ गठबंधन। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। मोदी ने मुख्यमंत्रियों से राज्य के हालात पर लिया जायजा। राज्यों में लगाए गए प्रतिबंधों पर हुई चर्चा। शेयर बाजार में तेजी जारी, सेंसेक्स 61,235 पर पहुंचा, निफ्टी 18,258 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब सिर पर है। ऐसे में बीजेपी ने अब की बार 300 के पार का नारा लगाया है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक जीत की ताल ठोक रहे हैं, लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं, मानो जैसे पार्टी में खेला हो गया हो। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। इसकी वजह चुनाव तो है ही, साथ ही बीजेपी में मची भगदड़ भी है। एक के बाद एक नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद 10 से ज्यादा नेताओं ने कमल का साथ छोड़ दिया। वहीं मंगलवार से शुरू हुआ इस्तीफों का सिलसिला आज भी जारी है। औरैया से विधुना विधायक विनय शाक्या के साथ साथ योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने त्याग पत्र दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर जमकर तीखे तीर भी छोड़े। सैनी ने कहा 20 जनवरी तक हर रोज एक मंत्री और 3 से 4 विधायक इस्तीफा देंगे। हम वही करेंगे जो स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि 5 साल तक दलित पिछड़ों को दबाया गया है, उनकी आवाज को दबाया गया है, इसलिए मैं अब इस पार्टी में नहीं रहना चाहता। बीजेपी पर बरसने के बाद सैनी सीधा सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गए, जिसके बाद अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा है, सामाजिक न्याय के एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह व बल मिला है। ये तस्वीर साफ इशारा करती है कि वो साइकिल पर सवार होने को तैयार हैं। वैसे सैनी के अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता और योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी कल अखिलेश का हाथ थामने वाले हैं। उसके साथ कई और नेता भी सपा में शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने स्वामी के बाद बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। उनमें भगवती सागर, रोशन लाल वर्मा, विनय शाक्या, अवतार सिंह भड़ाना, दारा सिंह चौहान, ब्रजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, राकेश राठौर, जय चौबे, मौधरी वर्मा, आर.के. शर्मा, बाला अवस्थी शामिल हैं। अब इन नेताओं के सपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि क्या वाकई कल लगता है सपा में मेला। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी में चुनाव से पहले हो गया है खेला। इन इस्तीफों से साफ है कि चुनाव से पहले बीजेपी का बुरा हाल है। शाह से लेकर नड्डा तक नेताओं को रोक नहीं पा रहे हैं, जिससे कमल कमजोर बन गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूपी में कांग्रेस मजबूत बनने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें उसने 40% महिलाओं पर दांव लगाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनावों में 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कुल 125 उम्मीदवारों में से 40% महिलाएं हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने कहा, 125 उम्मीदवारों की सूची में से 50 महिलाएं हैं। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और पूरे उत्तर प्रदेश में नई राजनीति की पहल करने वाले प्रत्याशी हों। उन्होंने कहा, पहली सूची में 40% युवाओं को भी टिकट दिया गया है। हमारी कोशिश है कि हम इनके माध्यम से यूपी की राजनीति को नई दिशा देने में कामयाब होंगे। प्रियंका गांधी ने बताया कि कुछ पत्रकार, एक अभिनेत्री, समाज सेवी और संघर्षशील महिलाओं को मौका दिया गया है। कांग्रेस का टिकट पाने वालों में उन्नाव की रेप पीड़िता की मां भी शामिल हैं।
प्रियंका गांधी ने कहा, हमारी उन्नाव की प्रत्याशी उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की मां हैं। हमने उनको मौका दिया है कि वो अपना संघर्ष जारी रखें। जिस सत्ता के जरिए उनकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उनके परिवार को बर्बाद किया गया, वही सत्ता वे हासिल करें। हमने सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों में से एक रामराज गोट को भी टिकट दिया है। इस तरह आशा बहनों ने कोरोना में बहुत काम किया, लेकिन उन्हें पीटा गया। उन्हीं में से एक पूनम पांडे को भी हमने टिकट दिया है। सदफ जाफर ने सीए एनआरसी के समय बहुत संघर्ष किया था। सरकार ने उनका फोटो पोस्टर में छपवाकर उन्हें प्रताड़ित किया। मेरा संदेश है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप अपने हक के लिए लड़ें। कांग्रेस ऐसी महिलाओं के साथ है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का अभियान शुरू किया था, जिसमें यूपी की हजारों लड़कियों ने अपने लिए नई उम्मीद देखी। उन्नाव और हाथरस जैसे मामलों में भी योगी सरकार को प्रियंका गांधी ने लगातार घेरा है। अब कांग्रेस की इस पहली सूची में शामिल महिलाओं से कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण का संदेश देने की कोशिश की है। देखना होगा कि इसका चुनाव पर क्या असर होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए अब कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चला है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब उसके सामने अपने किले को बचाने की बड़ी चुनौती है। वैसे गोवा में भी उसकी धड़कनें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि विपक्षी दल यहां भी उसे कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जिससे इस बार गोवा फतेह करना बीजेपी के लिए नामुमकिन नजर आ रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। गोवा में ईसाई नेता सत्ताधारी बीजेपी से किनारा कर रहे हैं। ईसाइयों का बीजेपी से यह अलगाव पार्टी के लिए आगामी चुनाव में सिरदर्द साबित हो सकता है। हालांकि पार्टी अभी भी खुद को मजबूती से पेश कर रही है। सोमवार को कलंगुट से विधायक और मंत्री माइकल लोबो ने विधायकी और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया। लोबो कुछ समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस भी गोवा के बड़े नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। खबरों की माने तो टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी माइकल से संपर्क किया है। कलंगुट से विधायक माइकल को नॉर्थ गोवा का मजबूत नेता माना जाता है और करीब 5 से 6 निर्वाचन क्षेत्रों में उनका प्रभाव है। अगर कांग्रेस लोबो को अपने खेमे में लेकर आती है तो नॉर्थ गोवा में उसके पास एक बड़ा चेहरा होगा, जहां बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। पिछले महीने ही काटोलियम से विधायक अलीना साल्दानाहा ने भी बीजेपी छोड़ी थी। अलीना ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। वास्को से एक दूसरे ईसाई विधायक कार्लोस अल्मोडा ने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था। अटकलें ये भी हैं कि वेलिम विधायक और मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिग्स और नवेम विधायक बाबा शान भी जल्द ही बीजेपी छोड़ने वाले हैं। माना जा रहा है कि इन विधायकों के पार्टी छोड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अब ये बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने से हिचक रहे हैं। ये विधायक ईसाई बहुल निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं, जहां बीजेपी के वोटर बहुत कम हैं। हार के डर से ये विधायक कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसी विपक्षी पार्टियों के पाले में जा रहे हैं। इस बीच मयम सीट से एक और बीजेपी विधायक प्रवीण जनतई ने भी इस्तीफा दे दिया है। अटकलें हैं कि वो महाराष्ट्रवादी गोमांता पार्टी जा सकते हैं। जहां एक तरफ गोवा में सत्ता की राह बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है। केजरीवाल से लेकर दिग्गज नेता तक प्रचार को रफ्तार दे रहे हैं, लेकिन इस अभियान ने ही आग को फंसा दिया है। यहां तक कि चुनाव आयोग ने भी अब आम आदमी पार्टी पर अपनी नजरें टेढ़ी कर ली हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जारी चुनावी अभियान के बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल प्रचार के जोश में अरविंद केजरीवाल ये भूल गए कि कोरोना के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने क्या नियम बनाए हैं। आयोग ने नियम बनाया है कि घर घर प्रचार के लिए 5 से अधिक लोग नहीं जा सकते। अब भारत निर्वाचन आयोग ने आपको आदर्श आचार संहिता का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने ये नोटिस घर घर प्रचार के लिए 5 से अधिक समूहों में लोगों के शामिल होने को लेकर जारी किया है। वहीं पंजाब के मंत्री राजकुमार वेरका ने भी कथित एमसीसी उल्लंघन के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में मोहाली के खरड़ सब डिवीजन में घर घर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें पंजाब के लिए पार्टी की योजनाओं के बारे में बताया।
आपकी राज्य इकाई के प्रमुख भगवंत मान के साथ केजरीवाल ने लोगों को अपनी पार्टी की योजनाओं और वादों के बारे में पर्चे बांटे, जिसमें उनसे पंजाब की शांति और समृद्धि बहाल करने और राज्य में सद्भाव और भाईचारा स्थापित करने के लिए अपनी पार्टी को वोट देने का आग्रह किया। लेकिन इस प्रचार के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में खरड़ रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर कम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने 24 घंटे के अंदर नोटिस का जवाब मांगते हुए कहा कि निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं देने पर पोल पैनल द्वारा कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को बढ़ते कोविड-19 के मामलों का हवाला देते हुए 5 चुनावी राज्यों में 15 जनवरी तक सार्वजनिक रैलियों, रोड शो और कॉर्नर मीटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था और कड़े सुरक्षा निर्देश जारी किए थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता हासिल करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन लगता है कि उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग का नोटिस का केजरीवाल क्या जवाब देते हैं। वैसे पंजाब के साथ साथ चुनाव उत्तराखंड में भी है, जहां कांग्रेस पंजा मारने की तैयारी में है, लेकिन दिग्गज नेता हरीश रावत ने चुनाव न लड़ने के संकेत दिए हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। इस चुनाव में कांग्रेस काफी मजबूत हालत में बताई जा रही है और पूरा चुनाव हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से दूरी बना सकते हैं। जी हां, दरअसल हरीश रावत ने चुनाव न लड़ने का संकेत दिया है। हालांकि रावत ने कहा है कि आखिरी फैसला कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही लेगी। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य चुनाव जीतना है। आपको बता दें कि इससे पहले खबर आ रही थी कि हरीश रावत डीडीहाट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पिथौरागढ़ में कांग्रेस नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया गया था। इस प्रस्ताव को कांग्रेस आलाकमान के पास भी भेजा गया था। डीडीहाट से बीजेपी के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल 5 बार से विधायक हैं। यहाँ कांग्रेस के सभी दावेदारों ने हरीश रावत को चुनाव लड़ाने का फैसला किया था। फिलहाल कांग्रेस के पास कैंपेन करने वाले नेताओं की कमी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास राहुल गांधी हैं, जिनको सभी 5 राज्यों में चुनाव प्रचार करना होगा। वहीं प्रियंका गांधी पर यूपी की जिम्मेदारी है और उत्तराखंड में पार्टी के पास लोकल कनेक्ट के नाम पर बड़ा चेहरा हरीश रावत का ही बचता है। फिर भी पार्टी कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बड़े दलों में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस इस चुनावी मैदान में है। ऐसे में मुकाबला मजबूत है और कोई भी दल किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहता है। देश में अगले महीने 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बार चर्चा तो होगी। लेकिन अगर चुनाव से इत्र नजर डालें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो पड़ोसी मुल्क ने नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाई है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत के साथ अगले 100 सालों तक शांतिपूर्ण संबंध रखने हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद और ज्यादा बिगड़ गए हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य होने की अभी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री इमरान खान शुक्रवार को पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस गोपनीय सुरक्षा नीति में भारत के साथ 100 साल तक दुश्मनी नहीं करने पर जोर दिया गया है। नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में पाकिस्तान ने भारत के साथ अगले 100 साल तक शांतिपूर्ण रिश्तों के अलावा सामान्य कारोबार और आर्थिक संबंधों की बात कही है। पॉलिसी में कहा गया है कि भारत के साथ वार्ता चल रही है और हमारे संबंध शांतिपूर्ण होंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़े हैं। अगस्त 2019 में भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने कारोबार बंद कर दिया था। यही नहीं, बीते साल एक बार फिर से पाकिस्तान ने कहा था कि जब तक भारत जम्मू कश्मीर को लेकर अपना फैसला नहीं बदलता है, तब तक सामान्य कारोबार संभव नहीं हो सकेगा। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान की नई पॉलिसी में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की छाप दिखती है। वह पहले भी कह चुके हैं कि हमें इतिहास को भुलाते हुए भू आर्थिकी पर ध्यान देते हुए विदेश नीति के बारे में फैसले लेने होंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस ड्राफ्ट में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को लेकर
अपने स्टैंड पर विचार करने की बात कही है या नहीं। इस सुरक्षा नीति के कुछ अंश के मीडिया में लीक होने के बाद पाकिस्तान में सियासत गर्मा गई है। भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने ट्वीट करके कहा है, क्या पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को भारत के साथ बातचीत और व्यापार शुरू करने का सुझाव देना चाहिए, वह भी तब जब हिंदुस्तान कश्मीर पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी गलती होगी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के केवल एक हिस्से को ही सार्वजनिक करेगा, बाकी का हिस्सा गोपनीय रखा जाएगा। इस बीच माना जा रहा है कि विपक्ष नए राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर बवाल कर सकता है। और अब बुलेटिन के आखिर में बात जनता पर बड़े दोहरे बोझ की। देश में एक बार फिर महामारी बढ़ने लगी है, जिससे जनता बेहाल हो चुकी है। वहीं अब लोगों पर दोहरा बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि जहां अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, तो वहीं महंगाई भी आसमान छू रही है। आंकड़े बयां करते हैं कि मोदी सरकार के राज में अच्छे दिन नहीं आए हैं। खाने की चीजों से लेकर सफर करना बेहद मुश्किल हो गया है। तो किन चीजों पर पड़ा है असर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महामारी की दूसरी लहर के खत्म होने के बाद लगने लगा था कि अब अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी, अब तो देश के विकास की रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन तीसरी लहर ने दस्तक देकर एक बार फिर देश को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। अब तो आंकड़े भी बयां कर रहे हैं कि मोदी राज में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि लोगों पर दोहरा बोझ बढ़ा है। एक तरफ जहां औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की रफ्तार लगातार तीसरे महीने सुस्त रही और नवंबर 2021 में इसमें केवल 1.4% की वृद्धि हुई, वहीं खुदरा मुद्रास्फीति के दिसंबर 2021 में बढ़कर 6 महीने के उच्च स्तर 5.59% पर पहुंच गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक नवंबर में 1.4% बढ़ा। विनिर्माण, बिजली, खनन, प्राथमिकी वस्तु और टिकाऊ उपभोक्ता सामान जैसे ज्यादातर क्षेत्रों में वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ी। वहीं इस बीच अनाज, दूध, अंडे समेत रसोई का सामान महंगा होने से खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 में बढ़कर 5.59% हो गई। आंकड़े बताते हैं कि खाद्य वस्तुओं में अनाज और उससे बने उत्पाद, अंडा, दूध और दूध से बने उत्पाद, स्नैक्स और मिठाई के मामले में महंगाई दर दिसंबर में पिछले महीने के मुकाबले ज्यादा रही। हालांकि सब्जियों, फल और तेल, वसा महंगाई दर की रफ्तार में कमी आई, लेकिन फिर भी जनता को राहत नहीं मिली है। हालात जस के तस हैं, जिसके बाद सवाल उठता है, आखिर कब तक पड़ेगा जनता पर महंगाई का बोझ, कब मिलेगी महंगाई से मुक्ति। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।